आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या जिन डॉक्टर्स ने दिल्ली हमले की साजिश रची उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। आरोप है कि जो डॉक्टर्स जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा थे उन सभी डॉक्टर्स ने आतंकवादी धमाकों के लिए 2 तारीखों को चुना था। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें एक तारीख थी 6 दिसंबर, जब साल 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और दूसरी तारीख थी 25 नवंबर, जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भव्य तैयारी हुई है। ये जो मुख्य शिखर आप देख रहे हैं नए राम मंदिर में, उस पर एक विशाल ध्वज का ध्वजारोहण होना है और लंबे वक्त से उसकी तैयारी चल रही है। जब से पहली मंजिल पर, मंदिर के ऊपरी मंजिल पर राम दरबार सज चुका है, उसके बाद से ही ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हो गई। यह कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक है कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य अब पूरे हो चुके हैं और लगभग 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर फिर से स्थापित हो चुका है। और सोचिए, इसी दिन आतंकियों ने अयोध्या को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और यह जानकारी हमें उत्तर प्रदेश एटीएस के सूत्रों से मिली है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि साजिश के पीछे डॉक्टर शाहीन शाहिद को मुख्य साजिशकर्ता आखिर क्यों माना जा रहा है। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद वही है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल की बहुत करीबी दोस्त थी, और डॉक्टर शाहीन शाहिद मुख्य साजिशकर्ता अगर कही जा रही है तो डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इस तरह से देखिए, 2 महीने पहले लखनऊ आई थी डॉक्टर शाहीन, पढ़ती थी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ में संदिग्धों से मुलाकात करती है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और जो डॉक्टर उमर मोहम्मद उस ब्लास्ट में मारा गया है, उन दोनों के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली में लाल किले के आसपास रेकी करके जा चुके थे, तब आज से 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से लखनऊ आई थी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कुछ संदिग्धों से मुलाकात की थी और बाद में इन सभी संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या के राम मंदिर भी भेजा गया था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी जगह की रेकी तब होती है जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही हो। संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या भेजा था। अब कल्पना कीजिए, ये जो पूरा भव्य मंदिर तैयार हुआ है, इसमें ध्वजारोहण की तैयारी है और माना जा रहा है कि इसी के साथ राम मंदिर के निर्माण का पूर्ण हो जाना का प्रतीक ये बनने वाला है। अब अयोध्या की रेकी क्यों? क्या वहां पर अंजाम देना था हमले को? जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही होती है तभी रेकी होती है। इस मामले में भी हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ विस्फोटक को इकट्ठा किया, बाद में वो लखनऊ आई और यहां से कुछ संदिग्धों को अयोध्या में रेकी के लिए भेज दिया गया, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी पर भी शक है। और माना जा रहा है कि देखिए, डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। और आज ही पुलिस डॉक्टर परवेज अंसारी को फरीदाबाद लेकर आई है और अब यहां से इस साजिश के सभी तारों को जोड़ने की कोशिश होगी। इस सब के बीच ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है वो कोई मामूली टेरर मॉड्यूल नहीं है। आज ही इसे लेकर 5 और नए खुलासे हुए हैं, जिनमें आतंकी डॉक्टर्स की डायरी से लेकर अलग अलग गाड़ियों का राज लगातार गहराता जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद की डायरी में आखिर क्या मिला है। इसमें सबसे पहले 25 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर फरीदाबाद से हैं। इसके बाद इसमें 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है और आगे की बातों में से ऐसा लगता है कि दिल्ली में हुए हमले की साजिश पिछले 2 सालों से रची जा रही थी। पुलिस को एक और डायरी फरीदाबाद के उस कमरे से भी मिली है जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने विस्फोटक छिपा कर रखा था और इसी डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे जो इस साजिश में शामिल लोगों और लोकेशन से जुड़े हो सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आसफ अली रोड की उस मस्जिद का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह चेहरा दिखाना चाहती हूं। हमें पता चला है कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है वहां पर जाने से पहले देखिए सीसीटीवी में ये जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है। पता चला कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद पहुंचने से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद आसफ अली रोड की फैज़े इलाही मस्जिद में पहुंचा था। ये वहीं का ग्रैब है, जूम इन कीजिए। तुर्कमान गेट के सामने है और यहां इस सीसीटीवी में डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा साफ दिख रहा है। ये देखिए, पॉज कर दीजिए। हमें यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर मोहम्मद इस मस्जिद में 10 मिनट तक रुका था, 10 मिनट तक, और हो सकता है यहां उसकी किसी से मुलाकात भी हुई हो। इससे बड़ी बात यह है कि इस फैज़े इलाही मस्जिद में तबलीगी जमात के लोग ज्यादा रुकते हैं और तबलीगी जमात के एक पक्ष ने इस मस्जिद को अपना केंद्र बनाया है और अब इस पहलू से भी इस मामले की जांच हो रही है। देखिए, खास तौर पर अगर आप देखिए तो मरकज में कई लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, वहां कई कमरे बने हुए हैं, कमरों को खोलकर वहां पर रुकते हैं और उसके बाद से वो आगे के लिए निकल जाते हैं और शायद इसीलिए आना जाना आसान। ये देखिए, साफ चेहरा उसका दिख रहा है और एक बार जो ओरिजिनल फुटेज है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जिससे उनको अंदाजा लगेगा, क्योंकि फोटो वो दो शख्स की हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद उमर, रहने वाला पुलवामा का, पेशे से डॉक्टर, काम करता था अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और पेशा आतंक का था। इस जांच का एक कारण यह भी है कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया था और बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद गया था। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से शुरू से प्ले कीजिए ताकि हमारे दर्शक देख पाएं और समझ पाएं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात में पहुंचता है। ये देखिए, उसका पूरा रूट आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद, और फरीदाबाद बाद में पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया, बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद आया था और उसका पूरा रूट आप यहां पर देख सकते हैं। नूह मेवात आता है वो, और उसके बाद से पहले तो वो सीधा फरीदाबाद से निकलता है, यहां पर नूह मेवात आता है, नूह मेवात के बाद आगे बढ़ता है और सीधा होते हुए वो पहुंच जाता है दिल्ली। फरीदाबाद से निकलता है, एक लंबा सा रूट उसने लिया है। यहां पर वो कनॉट प्लेस, तुर्कमान गेट, दरियागंज, लाल किला पार्किंग, सीधा पहुंचता है सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में। तो कुल मिलाकर देखिए, रूट उसका फरीदाबाद से शुरू होता है, वो पहुंचता है नीचे फिरोजपुर झिरका, यहां से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे लेकर नूह मेवात पहुंचता है। यहां पे जूम इन कीजिए एक बार, ये उसका रूट है, फरीदाबाद से शुरू होते हुए यहां जाता है, नीचे आता है, उसके बाद से वापस आता है और फिर तय करता है कि उसको दिल्ली ही जाना है। यहां पे देखिए, और यही रात में वो ढाबे पर रात भी गुजार रहा है। ये जूम इन कीजिए, ये वाली जो बात है, ढाबे पर रात गुजारता है नूह मेवात में, और फिर यहां से बढ़ते हुए वो सुबह सुबह बदरपुर बॉर्डर से बदरपुर टोल नाका, ऊपर जाइए, ऊपर जूम इन कीजिए, बदरपुर टोल नाका से क्रॉस करते हुए घुसता है दिल्ली में और उसके बाद से वो तुर्कमान गेट, कनॉट प्लेस, दरियागंज और फिर पहुंचता है सुनहरी मस्जिद पार्किंग में। तो कुल मिलाकर ये उसका पूरा रूट है जो आपने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख लिया है। यहां एक सवाल ये भी है कि इस पूरी साजिश में कई मस्जिदों का जिक्र आ रहा है, जिसे आप इस नक्शे पर अब देख सकते हैं। बहुत सारी मस्जिदें हैं अलग अलग, दिल्ली धमाके की साजिश, कई मस्जिदों का जिक्र, जिसमें नौगाम की मस्जिद, जहां से था ये इमाम इरफान माना जा रहा है मास्टरमाइंड, ये मौलवी जो है इमाम इरफान, क्योंकि इसी के जितने भी अब लोग पकड़े जा रहे हैं इस पूरे केस में, वो सब के सब इसी का नाम ले रहे हैं। और ये कहां का था? ये था नौगाम की मस्जिद का। उसके बाद आइए अगली मस्जिद पर। नौगाम की मस्जिद में इमाम मौलवी इरफान अहमद को इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसके इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, फैज़े इलाही मस्जिद आप देख रहे हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद 10 मिनट जहां पर रुका। फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद है उसका इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अरेस्ट हो चुका है। तो 2 मौलवी तो अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मॉड्यूल को यह शख्स भी चला रहा था। तीसरी मस्जिद मेवात की है जहां डॉक्टर उमर मोहम्मद ने नमाज अता की, और चौथी ये देखिए नूह की मस्जिद।
जूम इन कीजिए। नूह की मस्जिद, जहां पर उसने नमाज अता की थी। उसके बाद से आइए सुनहरी मस्जिद पार्किंग, डॉक्टर उमर मोहम्मद ने वहां गाड़ी खड़ी की थी। फैज़े इलाही मस्जिद, जहां पर वो 10 मिनट के लिए रुका था, ऊपर वाले हिस्से में आइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन तमाम मस्जिदों की बात हो रही है और ये सब पर चर्चा हो रही है। जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इन आतंकियों ने मस्जिदों की आड़ ली थी और इसके बाद इस पूरी साजिश को वो रचते हुए नजर आ रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि एक सीसीटीवी वीडियो आया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन I-20 गाड़ी के साथ कनॉट प्लेस में भी दिखाई दिया है और कनॉट प्लेस से भारत का संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। सोचिए ये डॉक्टर संसद भवन से कितना पास था। ये वीडियो देखिए, आप समझेंगे इससे कि खतरा कितना बड़ा था। लेकिन शायद इन तमाम जगहों पर होकर गुजरता हुआ वो इस बात को समझता है कि कई जगहों पर भीड़ वैसी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर आप कनॉट प्लेस में भी गाड़ी को उड़ाएंगे तो गाड़ियां काफी दूर है और उसने तय किया कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका शाम में 6:52 7 बजे के आसपास लाल किले का ही होगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि इन डॉक्टर्स ने विस्फोटक बनाया कैसे, इसमें धमाका कैसे किया और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल आखिर क्या था। तो आज जांच एजेंसियां नूह की उस दुकान पर पहुंच गईं जहां से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलो NPK फर्टिलाइजर, आम भाषा में जिसको हम खाद कहते हैं, NPK फर्टिलाइजर खरीदा था। इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर भी कहते हैं, जिसे विस्फोटक बनाने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने लगभग 20 लाख रुपए जमा किए थे, जिनमें से 3 लाख रुपए डॉक्टर उमर मोहम्मद को NPK फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए दिए गए थे। और बाद में आरोप है कि नूह किसी दुकान में डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलोग्राम NPK फर्टिलाइजर खरीदा और इसी फर्टिलाइजर से विस्फोटक तैयार किया गया। और पता है यह विस्फोटक कहां तैयार हुआ? आरोप है कि इस विस्फोटक का परीक्षण फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल गनई अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में रहता था। इसी कमरा नंबर 13 में सभी आरोपी डॉक्टर्स ने पहले धमाके की योजना बनाई और फिर यह तय हुआ कि यूनिवर्सिटी की लैब में रखे हुए कुछ केमिकल्स को चोरी छिपे पहले डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरे में लाया जाएगा और बाद में इन्हें यहां से फरीदाबाद के धौज और उस्तगा गांव में पहुंचाया जाएगा, जहां विस्फोटक को आईडी बॉम्ब के रूप में तैयार करना था। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरा नंबर 13 से कुछ केमिकल्स, पेन ड्राइव और डिजिटल डेटा बरामद किया और अब धीरे धीरे ये कड़ी खुलती जा रही है कि कैसे इन आतंकियों ने विस्फोटक बनाया और ये कई शहरों को एक साथ दहलाने की साजिश रच रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश के लिए कुल 5 गाड़ियों को चुना गया था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि 5 गाड़ियों में ये डॉक्टर्स धमाका करने वाले थे और इन सभी गाड़ियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इनमें एक लाल गाड़ी को पुलिस ने कल बरामद किया था, जबकि तीसरी गाड़ी को पुलिस ने आज बरामद किया है और ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि ईडी इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा और यह देखा जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के पास कहां से पैसा आया, इसने आगे किसे पैसा भेजा। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को खत्म कर दिया है। तीसरा, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो अक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसने भी इस यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। आखिर आंखें इस हद तक बंद कैसे रहीं? असल में इस यूनिवर्सिटी के अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को साल 2013 में इस काउंसिल से A ग्रेड मिला था, जो 2018 तक ही मान्य था। इसी तरह अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को 2011 में A ग्रेड मिला था, जो 2016 तक ही मान्य था। लेकिन इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी आज तक छात्रों को धोखा देकर इस A ग्रेड को इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर अब संज्ञान लिया गया है और इस यूनिवर्सिटी से पूछा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। यहां आपको इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। आज हम आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध क्यों हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक टीचर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने भाई सऊद अहमद के साथ एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था अल फलाह इन्वेस्टमेंट। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा कमाया
और निवेश के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी की बातों पर भरोसा किया। लेकिन कुछ ही वक्त में इस कंपनी पर ठगी, धोखाधड़ी, पैसा हड़पना, ये सारे आरोप लगने लगे और इसके खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। साल 2000 में आर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इस कंपनी के खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। 3 साल तक ये दोनों भाई जेल में रहे और साल 2004 में इन्हें शर्त पर बरी किया गया कि ये सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटा दें। एक और बात, 2019 में जब जवाद अहमद सिद्दीकी ने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की, तब हम कम तनख्वाह देने के चक्कर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स की भर्तियां शुरू कर दी और इससे हुआ ये कि इस मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के डॉक्टर्स का एक गुट बन गया और वो अपनी तरीके से काम करने लगा। इस मेडिकल कॉलेज का माहौल इस कदर खराब हो गया था कि पढ़ाई के दौरान वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, क्लास को उसके लिए रोका जाता था, लड़कियों को बुर्का पहनने पर जोर दिया जाता था और जब चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और एक तरह से अपनी सहमति दे दी। आज जब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, तब एक तथ्य यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी को पहले भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से कई बार मदद मिली। अल्पसंख्यक मंत्रालय से मदद मिली। साल 2016 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस यूनिवर्सिटी को लगभग 10 करोड़ रुपए और 2015 में 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। इसी साल जब जनवरी महीने में इस यूनिवर्सिटी की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तब इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे और इसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन एक चैरिटेबल ट्रस्ट से होता है जिसे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। इसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने साल 1997 में 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी और तब इसका अस्थायी कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में होता था। बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आज ये यूनिवर्सिटी 76 एकड़ जमीन में फैली है और ये जमीन इस यूनिवर्सिटी को सरकारों से कम दाम में मिली है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि इसने 56 एकड़ जमीन साल 1997 में फरीदाबाद के धौज में खरीदी थी और इस जमीन को इसके ट्रस्ट ने खुद लिया था और साल 1998 में पहली बार यहां से शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई थी। आज साल 2025 में इस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, मेडिकल कॉलेज सब खोल लिया और इनमें भी इसके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। आप जानते हैं कि यहाँ की फीस कितनी है? एमबीबीएस की 5 सालों की फीस है 70 लाख रुपए से ज्यादा। और अभी इतना पैसा खर्च करके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे थे और इसी वजह से अब इस यूनिवर्सिटी को रडार में लिया गया है। सोचिए, बच्चे तो 70 लाख फीस देकर यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर ऐसे जो जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और खुद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जहां पे 5-10 लाख फीस दी, बाकी सरकार ने इनकी फीस अता की थी और एक दिन इनको आतंकी बनना था डॉक्टर की लिबास पहनकर। तो जांच शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटी रडार में। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा हो रही है। हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं डॉक्टर एक के बाद एक जिनके नाम आ रहे हैं। संगठनों ने पहली बार इस तरह का एक डॉक्टर्स का इकोसिस्टम खड़ा किया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फर्क सिर्फ इतना है, तरीका कुछ और हुआ करता था, आज तरीका कुछ और हो गया है। जैसे साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह ऐलान किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के युवा पाकिस्तान में आकर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए 100 छात्रों को हर साल एक विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस समय इस फैसले को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए सुधार के साथ देखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ सालों के बाद इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एसआईए, जो कि एनआईए अगर सेंट्रल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वैसे ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो राज्य में ये काम देखती है, उसने अपनी चार्जशीट में बताया कि जो स्कॉलरशिप 100 से शुरू हुई थी, 100 से, वो बाद में उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई और पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के छात्रों को 6% तक आरक्षण मिलने लगा और इस बात का कश्मीर के अलगाववादियों ने फायदा उठाया। इन अलगाववादियों ने कश्मीर के कई परिवारों को ब्रेन वॉश किया। उन्होंने कहा कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनके बच्चों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। रैकेट देखिए आप। जब कई परिवारों का ब्रेन वॉश हो गया, तब उनके बच्चों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया और पता है
वहां इन युवाओं के साथ क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन युवाओं का ब्रेन वॉश करके इन्हीं जिहादी बना दिया और इन्हें कई सालों बाद भारत में घुसपैठ करके हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और इन युवा डॉक्टर्स को आतंकवादी बना दिया। और इसके बाद ये सारे डॉक्टर्स घुसपैठ के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। इसके अलावा इस साल जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तब इसमें आदिल अहमद नाम का एक आतंकी शामिल था और ये वही आतंकी है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए गया था। कैसे ये रैकेट चल रहा था और वहां पाकिस्तान में पढ़ने भी जाते थे, उस स्कॉलरशिप के बहाने उनके परिवारों को भी कट्टरवादिता की तरफ ले जाया जा रहा था। और ये जो स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान जाकर पढ़ रहे थे उनका तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या हाल होता था। भारत सरकार इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल को बहुत पहले समझ गई और उसने साल 2022 में फैसला लिया कि अगर पाकिस्तान से कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करके आएगा तो उसकी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और पाकिस्तान में डॉक्टर बने युवा भारत में डॉक्टर्स नहीं माने जाएंगे। अब जब भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान के लिए कश्मीर के डॉक्टर्स और पेशेवर युवाओं को आतंकी बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई तो जैसे भारत में डॉक्टर बनने वाले युवाओं को टारगेट किया और फरीदाबाद में डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया वो इसी का हिस्सा है। तो आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का एक केस चल रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। शेख हसीना के खिलाफ यह मामला बांग्लादेश के द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में चल रहा है और इस मामले में 17 नवंबर को यानी 4 दिन बाद फैसला आएगा। लेकिन फैसले से पहले ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और हसीना के विरोधी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अवामी लीग नहीं चाहता है कि शेख हसीना पर तख्ता पलट के दौरान हुई हत्याओं का दोष मढ़ा जाए। वो इस केस को यूनुस सरकार की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। इसी कार्रवाई को रोकने के लिए अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन नाम से बंद का आह्वान किया। वो अपने विरोधी प्रदर्शन के जरिए कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना के विरोधियों ने काउंटर अटैक कर दिया है। ढाका में अवामी लीग के पार्टी दफ्तर को ही उपद्रवियों ने जला दिया। अवामी लीग के ढाका लॉकडाउन के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जबरदस्त तोड़फोड़ की। मानवता के खिलाफ अपराध का यह मामला अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट से जुड़ा है। उस वक्त शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और सभी एक सुर में शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहते थे। इन प्रदर्शनों को खत्म करने के नाम पर भयानक हिंसा भी हुई थी। इस हिंसा में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारी थे। इन प्रदर्शनकारियों की मौतें गोली लगने से हुई थी और माना गया कि शेख हसीना के आदेश पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसी आधार पर शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाया जा रहा है। इस केस में 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें पहली है शेख हसीना, दूसरे हैं उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्मा खान और तीसरे है तत्कालीन पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल ममून। तीनों आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग हो रही है। तस्वीर आपके सामने है। शेख हसीना पर मुख्य रूप से 5 आरोप लगाए गए हैं। पहला, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के नरसंहार की साजिश करने का। दूसरा, सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नागरिकों पर फायरिंग करने का। तीसरा, छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने का और चौथा, हत्याओं के सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने का। पांचवा, सरकार विरोधियों का अपहरण और उनकी के साथ हिंसा। शेख हसीना को गोलियां चलवाने का मास्टरमाइंड कहा गया और यह भी कहा गया कि उन्होंने किसी तानाशाह की तरह प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश की थी। शेख हसीना ने फिलहाल भारत में शरण ली है। पिछले साल जब प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर धावा बोला था तब वो अपनी जान बचाकर भारत आई थी। अब उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके खिलाफ ये केस चलाया जा रहा है। द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश का ही एक स्थानीय कोर्ट है, जिसे 1971 के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया था। लेकिन माना जाता है कि इस ट्राइब्यूनल पर राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, यानी जिसकी सत्ता रहती है उसी के हक में फैसले आते हैं। इसी वजह से इसका काफी विरोध भी हो रहा है। अवामी लीग का मानना है कि यह कोर्ट शेख हसीना को हर हाल में दोषी बताएगा, क्योंकि मौजूदा यूनुस सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना है उसकी एक वजह पाकिस्तान भी है। ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें दावा किया गया कि शेख हसीना के तख्ता पलट में पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। सोचिए, इसी पाकिस्तान के जुल्म से बांग्लादेश को भारत ने 1971 में आजाद करवाया था।
लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश को अपने आतंक का नया मोर्चा बता रहे हैं और उनका दावा है कि इसके लिए जो भारत से वो बदला लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन